हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 47 पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस चैनल पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करवाया जा रहा है। तो आपको प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए, आज की जिस सेशन में मैंने आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 में आपको मार्च में होने वाले हैं उसके लिए समान अध्ययन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए, आज की सेशन को स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए। कहा जा रहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा जो दिए थे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, खालसा किस धर्म से जुड़ा है? तो खालसा जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर सिख धर्म से जुड़ा हुआ। एक क्या है? तो खालसा धर्म क्या है? तो सिख धर्म से जुड़ा हुआ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण। और सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के अंतिम तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म बिहार राज्य के पटना में हुआ था। आपको इसे भी याद रखना है। कहा जा रहा, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में हर पक्ष में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वह 5 होती है। आपको याद रखने का ट्रिक है, आपको जब भी बिस्कुट खाना है तो आप 5 रुपये वाला बिस्कुट खाइएगा। बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और जब भी आपको बिस्कुट खाना है तो 5 रुपये वाला खाना है। उससे याद रखिएगा, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या? तो रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया जा रहा है स्फेग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो रक्त दाब मापा जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो होती है आपको यहाँ पर 1 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको इसे याद रखना है। आपको यह याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण, ये दोनों क्वेश्चन हो जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। जब भी मैं क्लास को लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास के बाद वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा जा रहा है, हमारी आँख किस लेंस के भांति कार्य करता है? हमारा जो आँख है, आपका भी आँख है, जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को अभी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं मोबाइल पर। तो हमारी आँख किस लेंस के भांति? यहाँ पर उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हमारे आँख में जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे आँख पर किस भाग पर पड़ता है? रेटिना या दृष्टि पटल। और आँख में वह कौन सा भाग है जिसे दान दिया जाता है? तो दान में आँख का वो कौन सा भाग है जो दान दिया जाता है? तो आँख का जो कॉर्निया भाग होता है उसी को दान में दिया जाता है। आपको इसे भी याद रखना है। कहा जाए क्या? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपको बताना बिहार, उड़ीसा, उत्तर भारत, कर्नाटक। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर भारत का क्या है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है प्यारे साथियों। तो कहा जा रहा है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? अकबर था, बाबर था, जहांगीर था। इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के क्या थे? तो अंतिम शासक थे। करेक्ट आंसर डी को याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताना, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद अर्थात आपको सबसे पहले तो याद रखना होगा वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर ऋग्वेद में श्लोक अर्थात यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ऋग्वेद में श्लोक की संख्या कितनी है? तो 1028 है। आपको इसे याद रखना है। ऋग्वेद में यदि आपको मंडल पूछ लिया जाए तो मंडल की संख्या कितनी है? तो मंडल की संख्या 10 है। और आपको याद रखना है मंडल की संख्या 10 है। और ऋचाओं की संख्या आपको पूछ लिया जाए, ऋचाओं की संख्या, तो 10,462 आपका ऋचाओं की संख्या है। आपको इसे याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको पूछ लिया जाए वेदांग कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो
यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की स्तर स्तर की इकाई क्या, अर्थात ध्वनि जो प्रदूषण हो रहा है उसकी स्तर का इकाई क्या, अर्थात उसको मापने की इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण जो मापते हैं वह डेसिबल में मापते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। तो आपको यहाँ पर देखकर क्या करना है, तो तैयारी को जांच सकते हैं कि आपका कितना प्रतिशत तैयारी हो चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो सभी प्यारे फ्रेंड्स कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करेंगे। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यूपी में है। और गेहूँ उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर जो आता है वह उत्तर प्रदेश आता है। आपको इसे याद रखना। और गन्ना उत्पादन में जो आता है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ पर कह रहा ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ब्राज़ील जो देश है उनके राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या शतरंज है। तो ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि फुटबॉल। करेक्ट आंसर सी को याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने भी न्यूज़ चैनल पर होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के कारण किसी भी क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए किसी का सपोर्ट और प्यार मिलना ज़रूरी होता है। तो आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट और प्यार जरूर करेंगे। यहाँ पर आपको कहा जाए छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में, यहाँ पर इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में। तो छोटा इमामबाड़ा जो आपका स्थित है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि लखनऊ में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए को याद रखिएगा, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको यहाँ से तैयारी को पता कर सकते हैं हमारा तैयारी कितना हो चुका है। कहा पुस्तक मेघदूतम के रचनाकार कौन है, तो पुस्तक जो मेघदूतम है इनके जो रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि कालिदास हैं। मेघदूतम, रघुवंशम ये सभी किनके रचना हैं, तो जितने में म लास्ट में लगा रहेगा आप समझ लीजिएगा वो कालिदास की है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा क्या, अर्धरात्रि सूर्य का भूमि किसे कहा था, अर्धरात्रि सूर्य का भूमि किस देश को कहा जाता है, जापान को, चीन को, नॉर्वे को, बेल्जियम को। तो अर्धरात्रि सूर्य का भूमि जो कहा जाता है नॉर्वे को। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपको इसे याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल लोथल है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है या हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 BC अर्थात ईसा पूर्व से क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1700 ईसा पूर्व। तो आपको सरमान इसमें मतभेद है, सभी अपने अपने वैज्ञानिक मतभेद किए हैं। कोई बताए हैं 1700 ईस्वी, कोई बताए हैं 1500 ईस्वी, कोई बताए हैं 2400 ईस्वी इधर। तो आपको एक्यूरेट याद रखना है यहाँ पर से क्या, तो यहाँ पर 2500 BC से 1750 BC आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक आपको समझ गए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल लोथल कहाँ पर है, तो लोथल जो है वह गुजरात में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, तो अगली क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा ब्रह्मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 71% पाया जाता है। उसके बाद हीलियम जो पाया जाता है 26.5%। और आपका अन्य गैस कितना पाया जाता है, तो अन्य गैस 71 और 26 को जोड़िएगा 97.5 और 97 यहाँ पर 2.5 अन्य गैस तत्व पाया जाता है। आपको इसे याद रखना है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।
अगली जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या मशहूर खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है। तो मशहूर खिलाड़ी जो रोनाल्डो है उसका संबंध किस देश से है। उसका जो संबंध है यहाँ पर ब्राज़ील से है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यह फुटबॉल खेलता है, आप यह जानते होंगे। और यह बहुत अच्छे फुटबॉलर है और इनके सभी फैन हैं, हम भी इनके दीवाने हैं। तो आप इसे जानते होंगे और यह ब्राज़ील से क्या है तो संबंध रखते हैं। यहाँ पर आपको 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन कौन है। तो भारत में सबसे पहले जो नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन जो लगाया गया था वह तारापुर में लगाया। तारापुर कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया में जितने भी देश आते हैं उसमें सबसे पहले जो लगाया था भारत के तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर लगाया गया था। यहाँ पर आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन का भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, उसमें से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो आपका अनुपात है 3:2 अर्थात 3/2 आप लिख सकते हैं। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आपको इसे याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में पूछेंगे। कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। तो अर्थात अनेक प्रकार की दाल, जैसे आप क्या करते होंगे मसूर, चना, मूंग, अरहर, ये सभी का दाल खाते हैं। तो इसमें से जो भारत एक ऐसा देश है जो कि विभिन्न प्रकार के दाल उगाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 22 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या तो धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती अर्थात धान उपजाया जाता है उनके लिए ठीक जलवायु कैसी होती है, किसमें है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान, बिहार। तो आप जानते हैं कि अपना राज्य जो बिहार है इसमें धान की खेती के लिए क्या होता है तो जलवायु क्या होती है, जलवायु सबसे अच्छी जलवायु है और धान की खेती सबसे अधिक की जाती है और उपज भी बहुत अच्छी होती है। आपको इसे याद रखना है। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर क्या भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, वही राज्य में क्या होता है तो गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपका अपना बिहार जो है वो भी कम नहीं है। तो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे याद रखें, बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों राज्य जो हैं उसमें क्या होता है गन्ना सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो यूपी के नाम से आप जानते होंगे, यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको इसे याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो लिया गया भारत शासन अधिनियम से जो कि 1935 में बनाया गया था, यह सबसे बड़ा है। और भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको इसे याद रखना है। और यहाँ भारत में लोकतंत्र की शासन की व्यवस्था है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान प्रांत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना 3 जो है एक क्या है पाकिस्तान का प्रांत दर्शाया गया है और एक ऐसा प्रांत है जो कि भारत का है। तो पंजाब ये पाकिस्तान प्रांत है, सिंध पाकिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर यह क्या है तो भारत का प्रांत है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। तो भारत में सर्वप्रथम महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और रजिया सुल्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो एनी बेसेंट थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एओ हयूम थे। कौन थे तो एओ हयूम थे। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और उनका स्थापना 1885 ईस्वी में एओ हयूम ने किए थे। और इनके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे तो WC बनर्जी, जिसे बेमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। आपको उसे भी याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन को कहा जा रहा है लोकतंत्र के उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम आयु
आयु होनी चाहिए। यदि आपको लोकतंत्र का उम्मीदवार बनना है तो आयु कितना होना चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लोकतंत्र का यदि आपको उम्मीदवार बनना है तो आपको कम से कम न्यूनतम आयु होना चाहिए यहाँ पर 25 वर्ष। यदि आपको वोट देना है तो वोट देने की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आपको इसे भी याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो फ्रेंड अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जितने भी फ्रेंड्स होंगे इस चैनल पर नए होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। कहा जा रहा भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी हो जाएगा, जो कि 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर सी को याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के काफ़ी। और 6 वर्ष का जो होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, यहाँ पर अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। आपको इसे भी याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर, और राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण दिलाता है कौन दिलाता है? तो यहाँ पर जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को क्या कराता है? तो शपथ ग्रहण दिलाता है। आपको याद रखना है। यहाँ पर कहता है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना नायक है। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर भारत के राष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं, भारत के राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित रहेंगे तब उनको दिला सकते हैं एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उनसे जो नीचे न्यायाधीश हैं वो दिला सकते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? सरवन बेलगोरा या राजगीर नालंदा असम। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरवन बेलगोरा में क्या है? चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। करेक्ट आंसर ए को याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 31 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, या मेरे को बहुत एहसान होगा आपको कि एक लाइक कर दिए हैं। तो वीडियो को देखने में बच्चे अच्छे महसूस करते हैं यदि लाइक अधिक रहता है। तो महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनबी जो था यहाँ पर यमनी वंश के संस्थापक था। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन पिछले ईयर्स पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरह की तैयारी आप कर सकते हैं। बलबन का मूल नाम क्या था? तो बलबन का जो मूल नाम था यहाँ पर बहाउद्दीन था। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। 32 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो ऊपर में आपका कितना आया? 15 आया, 20 आया, 30 आया या 25 आया? तो कितना आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपना नाम ज़रूर लीजिएगा, बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपका नाम बता दूंगा कि ये लड़के ने क्या किए थे। तो इसका इतना आंसर दिए थे करेक्ट आंसर। चलिए थैंक यू, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। एग्जाम को अच्छे से देना है। थैंक फॉर वॉचिंग।